तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 12 वालों के लिए दोस्तों यहाँ पे फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट क्वेश्चंस को लेकर जितने भी छात्र बिहार बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं दोस्तों इंटरमीडिएट का बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न पर यहाँ पे मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जितने भी छात्र फाइनल बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों एनुअल परीक्षा, तो आप सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना सारे। ठीक है, वीडियो को लाइक कर लीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे हर एक सब्जेक्ट का, तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। ये ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों इसी चैनल का, यहाँ से लाखों छात्र पढ़ रहे हैं। starkstudypoint.com गूगल पे लिखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ से कई सारे छात्र जो है पढ़ रहे हैं दोस्तों ऑनलाइन, जाके आप लोग प्रैक्टिस सेट कीजिए इस वेबसाइट की मदद से। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, साथ ही मॉडल सेट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चन, ये सेट नंबर 4 है। ठीक है, तो चलिए एक एक प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। वीडियो का अंत तक सभी देखना दोस्तों, और बताना कमेंट्स बॉक्स में आप लोगों ने 35 में कितना सही किया है। देखिए पहला प्रश्न है कि लोहा होता है। देखिए लोहा जो होता है दोस्तों ये अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय या फिर अचुंबकीय। देखिए आयरन जो होता है ना ये फेरोमैग्नेटिक होता है, लौह चुंबकीय होते हैं। क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक, लौह चुंबकीय। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ चलना है? एक का सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, लौह चुंबकीय। अगला प्रश्न है कि टेस्ला इकाई होती है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, ये सारे और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। लेटेस्ट एग्जाम प्रीवियस ईयर्स में ही पूछे जा चुके हैं ये प्रश्न। ठीक है, देखिए टेस्ला जो इकाई होती है दोस्तों ये विद्युत फ्लक्स की, विद्युत चुंबकीय फ्लक्स की, विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की या फिर विद्युतीय क्षेत्र की। तो टेस्ला जो इकाई होती है ये होता है आपका दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की। मैग्नेटिक फील्ड का जो इकाई होती है, यूनिट जो होता है ये आपका टेस्ला होता है, जिसको टी से हम लोग निरूपित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलना है। चलिए अगला देखते हैं कि थर्ड नंबर, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के प्रश्न आप लोगों को हर एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे कि चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान, ठीक है ना, एंगल ऑफ डीप का जो मान होता है वो कितना होता है। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, मान लो कि ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये इक्वेटर है आपका, विषुवत रेखा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। तो देखिए विषुवत रेखा पर अगर पूछा जाए ना कि नमन कोण का मान, तो वो होता है 0 डिग्री। कितने डिग्री? 0 डिग्री। अगर आप लोग ये मान लो कि पोल है नॉर्थ पोल और ये आपका साउथ पोल, तो ये नॉर्थ पोल पे अगर पूछा जाए तो ये 90 डिग्री होता है, और साउथ पोल पे अगर पूछा जाए तो 90 डिग्री होता है। ठीक है, अगर साउथ पोल से हम लोग इक्वेटर की ओर चलेंगे, यहाँ तक चलेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाता है। ठीक है ना, अगर यहाँ से नॉर्थ पोल से इक्वेटर की ओर चलेंगे तो 0 डिग्री। अगर इक्वेटर से हम लोग इधर आएंगे ना तो बढ़ेगा मान। इस तरह के प्रश्न पूछे जाता है, तो याद रखिएगा इक्वेटर पर मान होता है 0 डिग्री और ध्रुव पर होता है 90 डिग्री। ठीक है, ये आपका पोल पे है, ध्रुव पर। तो यहाँ पे पूछा गया है विषुवत रेखा पर इक्वेटर पर दोस्तों, इसका मतलब ये 0 डिग्री हो गया। 3 का से उत्तर क्या हो जाएगा? ए। पूछा जाता है एक प्रश्न हर साल। फोर्थ नंबर है कि निकेल क्या है। देखिए निकेल जो है अनुचुंबकीय है, लौह चुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है, फिर इनमें से कोई नहीं है। देखिए निकेल जो है दोस्तों ये आपका लौह चुंबकीय, क्या है? लौह चुंबकीय। निकेल हो गया, लोहा हो गया, है ना, ये आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ चलना है? सी के साथ। अगला है यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कलांतर होता है, फेज डिफरेंस जो होता है वो कितना होता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, ये π/2 के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ चलेंगे? बी के साथ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर, कहा गया है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर, देखिए नमन कोण नति कोण भी इसका, लेकिन इंग्लिश में याद रखिएगा दोस्तों एंगल ऑफ डीप। क्या होता है? एंगल ऑफ डीप। ठीक है ना, हिंदी में आपका नमन कोण दिया रहेगा, नति कोण दिया रहेगा। तो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि ध्रुवों पर जो होता है वो 90 डिग्री होती है, और ये 0 डिग्री आपका विषुवत रेखा पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है आपका? चुंबकीय ध्रुव, तो ये हो गया 90 डिग्री। तो 6 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 90 डिग्री। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया कि चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को हम लोग बोलते हैं चुंबकीय दिक्पात। क्या बोलते हैं? दिक्पात। ठीक है ना, दिक में हलंत होगा, यहाँ पे दिक्पात हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर्स में। अगला है कि चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए दोस्तों चुंबकीय प्रेरण का जो एसआई मात्रक अगर पूछा जाएगा तो ये आपका होता है टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला, एसआई यूनिट। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने देखा कि चुंबकीय क्षेत्र की भी एसआई यूनिट होती है दोस्तों आपका टेस्ला। ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन का भी होता है, चुंबकीय प्रेरण का भी टेस्ला। ठीक है ना,
चलिए अगले प्रश्न को हम लोग बढ़ रहे हैं यहाँ पे कि चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक बताना है। चुंबकीय फ्लक्स का, तो चुंबकीय फ्लक्स का होता है दोस्तों वेबर। क्या होता है? वेबर, जिसको हम लोग WB से सूचित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलना है। अगला प्रश्न है कि ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक। ये एसआई मात्रक कई सारे प्रश्न, लगभग 4 से 5 प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। एसआई मात्रक यूनिट सिर्फ पूछ दिया जाता है। तो ध्रुव प्रबलता का जो पोल स्ट्रेंथ का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है आपका एम्पियर इंटू मीटर। क्या होता है? एम्पियर इंटू मीटर। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। 11 नंबर है दोस्तों, कहा गया कि डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। काफ़ी बार देखने को मिलेंगे ये प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये तो हो जाएगा आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। किस पे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलना है यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि लेंज का नियम जो है पालन करता है किसका। देखिए लेंज का जो लो होता है ना, लेंज नियम, ये आप लोगों से पूछा जाएगा दोस्तों। ये बायो सावर्त नियम, या फिर संवेग संरक्षणा का सिद्धांत, या फिर ऊर्जा संरक्षणा का सिद्धांत, या फिर आवेश संरक्षण। जब भी लेंज का नियम पूछा जाएगा तो वो आपका एनर्जी है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे प्रिंसिपल होता है दोस्तों, मतलब ऊर्जा संरक्षणता का सिद्धांत या फिर ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर किसके साथ चलेंगे? सी के साथ। तो लेंज लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या फिर जो पालन करता है, उपयोग करता है, वो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक ये कौन थे। मतलब विद्युत चुम्बकीय प्रेरण जो डायनेमो की क्रिया जो आधारित है दोस्तों, डायनेमो का है ना कार्य विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पे, उसके आविष्कारक पूछा गया है। तो उसके आविष्कारक थे फैराडे। कौन थे? फैराडे। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलाना है। अगला है कि स्व प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए स्व प्रेरकत्व का है ना, इंडक्टेंस का प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। ठीक है ना, तो स्व प्रेरकत्व का भी मात्रक होता है हेनरी। क्या होता है? हेनरी से सूचित करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एच। अगला है यहाँ पे कि एक प्रत्यावर्ती धारा की शिखर वोल्टता अगर 440 वोल्ट है तो इसकी आभासी वोल्टता क्या होगी। देखिए दोस्तों, आभासी जो वोल्टता या फिर धारा जो होता है वो होता है शिखर धारा बटा या फिर शिखर वोल्ट बटा √2। क्या होता है? देखिए आभासी, ठीक है ना, ये फार्मूला है। आभासी वोल्टता बराबर भी से सूचित कर देते हैं इसको। आभासी वोल्टता बराबर शिखर, ठीक है, शिखर भी बटा में √2 होता है। क्या होता है? √2। समझ में आ रही है ना। तो आभासी निकालना है, शिखर दिया है 440 और बटा में √2। ठीक है, इसको परमेयकरण करेंगे तो √2 बटा √2 हो जाएगा। ये है ना, ये दोनों दो बन जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 220। इसका मतलब ये 220 इंटू √2 है ना, और लास्ट में वोल्ट आपको लगाना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी करेक्ट हो जाएगा, 220 √2 वोल्ट। सिंपल प्रश्न था दोस्तों, है ना, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए यहाँ पे सेम क्वेश्चन पूछ दिया गया है फार्मूला की। आभासी धारा होती है शिखर धारा बटा √2, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा, पीक करंट बटा √2। अगला प्रश्न है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र जो कहलाता है वो क्या कहलाता है। देखिए यांत्रिक ऊर्जा को अगर विद्युत ऊर्जा में बदल देंगे ना तो वो कहलाएगा, तो देखो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न जब पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा आपका डायनेमो। क्या हो जाएगा? डायनेमो। अगला है दोस्तों कि ट्रांसफार्मर एक युक्ति है। देखिए ट्रांसफार्मर जो लगाया जाता है दोस्तों, ये एक डिवाइस होती है ट्रांसफार्मर, वो होता है आपका एसी वोल्टता को, है ना, अल्टरनेटिंग करंट को बढ़ाने या फिर घटाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है यहाँ पे पूछा गया ना, प्रकाश तरंगे, एक्स किरणें, ध्वनि तरंगे या फिर अवरक्त किरणें। जब भी पूछा जाएगा दोस्तों यहाँ पे कि विद्युत चुम्बकीय तरंग अगर नहीं है तो वो हो जाएगा आपका ध्वनि तरंग। क्या हो जाएगा? ध्वनि तरंग। ये साउंड वेव जो होते हैं ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि दूरसंचार के लिए उपयुक्त विकिरण जो होता है वो क्या होता है। देखिए दूरसंचार के लिए उपयुक्त यहाँ पे विकिरण का नाम पूछा गया है, तो ये होता है आपका माइक्रोवेव। क्या होता है? माइक्रोवेव। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि तरंगदैर्ध्य के बढ़ते क्रम में प्रकाश का रंग जो है क्या है। ठीक है, क्या प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे कि तरंगदैर्ध्य के बढ़ते क्रम में प्रकाश के जो रंग है सबसे ज़्यादा जो होता है वो लाल का होता है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में लाल कौन सा ये है ना, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलना है और बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम में मतलब सबसे छोटा वाला पहले, उसके बाद बड़ा और सबसे बड़ा लास्ट में। तो यहाँ पे रेड होता है ना, ब्लू,
येलो, उसके बाद रेड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मृग मरीचिका का जो कारण है वो क्या है। देखिए मृग मरीचिके का जो कारण है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार देखने को मिलेंगे। ये होता है अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होता है? अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे आधारित। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए के साथ चल रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है अनंत होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया है कि तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका क्या कारण है। देखिए जब भी तालाब की तली जो है कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका मतलब वो है प्रकाश का अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। केवल यहाँ पे समतल, केवल अवतल या फिर उत्तल। तो तीनों के द्वारा हम लोग आभासी प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलना है, तीनों के द्वारा। नेक्स्ट है कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। देखिए वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है वो सिर्फ और सिर्फ अवतल दर्पण में। जब भी दर्पण की बात हो तो अवतल दर्पण में। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी जो है ये सही हो जाएगी। अगला है आपका कि किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है। देखिए बुलबुला हो या फिर कुछ भी हो दोस्तों, तो वो आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही ये संभव हो पाता है कि किस कारण वायु का जो बुलबुला है पानी के अंदर चमकता है। ठीक है, जैसे मृग मरीच के कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी। अगर अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन दोनों रहता तो ये दोनों हो जाते, लेकिन जब कहीं ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। अगला है यहाँ पे कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण जो है मुड़ जाती है। ठीक है ना, वो किसके कारण, व्यतिकरण, वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन या फिर परावर्तन। तो ये आपका अपवर्तन के कारण होता है ना। मान लो कि ये माध्यम है दोस्तों, यहाँ से प्रकाश की चाल जा रही है, प्रकाश मान लो कोई वस्तु की प्रकाश, तो ये क्या होता है ना, इधर मुड़ जाता है ना, या फिर ये जो अभिलंब है इससे दूर भाग जाता है, या फिर इसके इधर आ जाता है। तो ये किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण ही संभव है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है। देखिए क्रांति कोण यहाँ पे क्रिटिकल एंगल पूछा गया है ना। कांच से हवा में, इसका मतलब दोस्तों सघन माध्यम से हम लोग विरल माध्यम में प्रवेश किए हैं, तो वो आपका बैंगनी रंग का सबसे जो है कम होगा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा होगा लाल रंग का। क्या होगा, सबसे ज़्यादा। ठीक है ना, और बैंगनी रंग का सबसे कम। तो याद रखिएगा जब भी आप लोगों को कांच से हवा में मतलब सघन से अगर विरल में जाते हैं तो प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होगा बैंगनी रंग का और सबसे ज़्यादा होगा लाल रंग का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक हीरा का होता है दोस्तों, 2.42। ठीक है, सबसे ज़्यादा। अगला है कि हीरा का अपवर्तनांक, देखिए अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा और यही क्वेश्चन आ गया, 2.42 होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया है कि प्रकाश का वेग जो है महत्तम होता है किस में। देखिए प्रकाश का जो वेग सबसे ज़्यादा होता है ना, सबसे ज़्यादा, वो आप लोगों को यहाँ पे निर्वात में देखने को मिलेंगे। किस में, वैक्यूम में। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। अगला है आपका कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये फ्रीक्वेंसी जो है ये चेंज नहीं होता और बाकी सारे चेंज होते हैं। ठीक है ना, आवृत्ति जो है ये अपवर्तित रहती है, मतलब परिवर्तित नहीं होता है। नेक्स्ट है कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक बहुत ही सिंपल डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर बी, जिसको हम लोग डी से निरूपित करते हैं। अगला है आपका लास्ट प्रश्न कि यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर हो तो इसकी क्षमता का मान जो है कितना होगा। तो यहाँ पे दे दिया है मीटर में। अगर मीटर में हो इसका मतलब 1/d हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, 1/f हो जाएगा। ठीक है, डी डायोप्टर। अगर यहाँ पे सिर्फ f सेंटीमीटर हो तो ये हो जाता है आपका 100/f डायोप्टर। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन मत होना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी के साथ चलना है, अगर मीटर में हो तो। ठीक है ना, अगर सेंटीमीटर में हो तो ये हो जाएगा, अगर सेंटीमीटर में हो तो। ठीक है ना,
तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 35 क्वेश्चंस किए हैं और बताना कमेंट्स बॉक्स में। बहुत सारे छात्र यहाँ पे 30+ लेकर आए होंगे। अगर इस तरह के प्रश्न आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे तो सीधे ठोक के आना दोस्तों। और इस तरह के प्रश्न कई बार देखने को मिलेंगे। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर्स में मैंने जितने भी प्रश्न बताए हैं दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर्स में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न यहाँ पे देख लिए हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर गूगल पे सर्च कर सकते हो startkastudypoint.com। वहाँ से आप लोग को सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। चलिए बाय बाय, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।